आई पर्सनली फील कि हर पर्सन को फोकस करना चाहिए कि यू शुड हैव वन हाउस वेयर यू कैन डिसाइड एज अ नेसेसिटी. So do you think in the coming future, in the near future, residential REITs would also be coming in? Yes, Hopefully. the SEBI has launched something called SM REIT, small and medium REITs. जिसमें वो बोल रहे हैं कि कोई भी एसेट, चाहे वो होटल हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल हो, अगर उसमें रेंट आ रहा है तो उसको आप रीट कर सकते हैं. सी रीट इंडिया में आज की डेट में 4 रीट्स हैं एंड रीट इज़ नथिंग बट ऑल्टरनेटिव टू हैविंग अ स्टडी इनकम कमिंग फ्रॉम रियल एस्टेट. लोग पहले क्या करते थे, वो बोलते थे एक प्रॉपर्टी खरीद लो, रेंट आएगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, वो टेनेंट को मैनेज करने के लिए दुनिया जहाँ के प्रॉब्लम्स रहते हैं. रीट उसी चीज़ को फॉर्मलाइज कर रहा है. हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव. हमारे साथ है एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी कैपिटल मिस्टर विपुल रुंगटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो. प्लेजर टू बी हियर. आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ. सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे, आजकल काफ़ी हवा फैली हुई है मार्केट में. लोग कहते हैं कि जेनजीज को रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. डू यू थिंक दैट इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट एट ऑल? मैम, ये सेम चीज़ आज से 4 साल पहले भी बोलते थे और हमें सबको पता है कि कोविड में क्या हुआ. आई पर्सनली फील कि हर पर्सन को फोकस करना चाहिए कि यू शुड हैव वन हाउस वेयर यू कैन डिसाइड एज अ नेसेसिटी ओवर एंड ऑफ योर ओन. एंड ओवर एंड अबव दिस आपको कुछ और करना है, इन्वेस्ट करना है. देयर आर मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नाउ एसोसिएटेड टू रियल एस्टेट. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 5 घर खरीदें, लेकिन एक घर ज़रूर खरीदना चाहिए. दैट वुड बी माई विश लिस्ट. लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है वो यही कहते हैं कि इट्स बेटर टू स्टे ऑन रेंट रादर देन बाइंग अ हाउस, और आप ईएमआई के बर्डन में मत पड़िए, रेंट पे रहिए. लाइक बट मैथ्स जो है, ऑफ कोर्स आपसे बेहतर कौन जानता होगा, ये मैथ्स जो है, डू यू थिंक दैट स्टेइंग ऑन रेंट इज एक्चुअली बेटर दैन गिविंग योर ईएमआईज? सी, आई कैन नॉट जनरलाइज. आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैं एक इंसिडेंट बताऊँ व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 5 years. तो 5 साल पहले, before COVID happened, and during COVID, about $12 trillion were printed globally across the country, across the world. उससे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन हुआ. So commodities, equity, real estate, anything which was an asset, that grew, and it grew at a pace which is higher than the wage inflation. So if you look at any major global economy, आज की डेट में वहाँ पर सब जगह the rent has increased at a significantly faster pace than the wage increase. तो अगर रेंट ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत सारे लोग have moved from 3 bedroom to 2 bedroom, 2 bedroom to 1 bedroom, and some people have fallen off the radar as far as things are concerned. And it is the single biggest issue today. The single biggest issue today is, can I afford whether paying rent or to buy the house that I am living in? And which is why I am saying that it is imperative कि in a country like India that you should have one home, you should buy it. Yes, if you are having place of work which is different, maybe you can plan towards it, because ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे कि आज मेरे को खरीदना है और आप कल सुबह जाके खरीद लें. It's not a consumable item, you have to plan for it. And मेरा तो यही सबको मशवरा रहेगा कि घर ज़रूर खरीदना चाहिए. इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अब चीज़ें बदल गई हैं. इट्स नॉट जस्ट बाइंग होम्स और बाइंग अ शॉप, इट्स नाउ ऑल्सो अबाउट रीट्स. How do you see REIT as a investment tool? See, REIT इंडिया में आज की डेट में 4 REITs हैं and REIT is nothing but alternative to having a steady income coming from real estate. लोग पहले क्या करते थे, वो बोलते थे एक प्रॉपर्टी खरीद लो, रेंट आएगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, वो टेनेंट को मैनेज करने के लिए दुनिया जहाँ के प्रॉब्लम्स रहते हैं. REIT उसी चीज़ को फॉर्मलाइज कर रहा है. हम एज अ इकोनॉमी ऑल्सो वी आर मूविंग फ्रॉम अ इनफॉर्मल टू अ फॉर्मल इकोनॉमी. तो जो रेंट इकोसिस्टम है, अगर मैं अपने डेस्क पे बैठ के रेंट कमाना चाहता हूँ बिना प्रॉपर्टी ओनरशिप और रजिस्ट्रेशन एंड टेनेंट मैनेजमेंट के लफड़े से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाके एक REIT खरीद सकता हूँ. REIT टुडे is only applicable for commercial properties. There is one REIT which is for retail, that is malls, but there is nothing else attached to that. So do you think in the coming future, in the near future, residential REITs would also be coming in? Yes, hopefully. The SEBI has launched something called SM REIT, small and medium REITs. जिसमें वो बोल रहे हैं कि कोई भी एसेट, चाहे वो होटल हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल हो, अगर उसमें रेंट आ रहा है तो उसको आप REIT कर सकते हैं. And I think it's a landmark
thing because a lot of people उनका पैसा अपनी प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है एंड दूसरी साइड पे बहुत सारे लोग हैं जिनको रेंट की इनकम चाहिए लेकिन ख़रीदना फॉर अ लार्ज थिंग आज मेरे को अगर 5 लाख रुपए लगाने हैं तो मैं जाके प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोच सकता लेकिन कल अगर एक SM REIT छोटा सा कहीं सेट हो जाता है तो मैं उसको जाके खरीद सकता हूँ एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर द इकोनॉमी। सो वन क्वेश्चन, एक तरह से कहते हैं कि इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग ऑलरेडी है, प्रेजेंट है करंटली, बट अगर आप मार्केट में उतर के देखते हो एज अ होम बायर, सो यू एक्चुअली डोंट सी अफोर्डेबल हाउसेज एनीवेयर एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब तो मतलब दिल्ली NCR NCT तक भी आप देखोगे तो देयर इज नथिंग अफोर्डेबल। सो इज इंडिया एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अफोर्डेबल हाउसिंग व्हेन द गिवन सिचुएशन इज डिफरेंट? अफोर्डेबल हाउसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का डेफिनेशन है 45 लाख रुपए से कम का घर। ये डेफिनेशन 9 साल पहले भी 45 लाख था और आज भी 45 लाख है। मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जानता चाहे कोई भी चीज़ हो जिसकी प्राइस 9 साल पहले और आज वही रही है, इंक्लूडिंग इनकम्स। सबकी इनकम बढ़ी है लेकिन घर की वैल्यू जिसको डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग बोलते हैं वो 45 लाख है। उसके कारण क्या हो रहा है कि द परसेप्शन इज़ कि आजकल सिर्फ प्रीमियम बिकता है। तो क्योंकि जो हेडलाइन में आता है वो है कि ये 50 करोड़ का घर बिक गया या 25 करोड़ का घर बिक गया या 5 करोड़ के 1000 घर बिक गए और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, विच इज़ फाइन बट दैट इज़ नॉट द मार्केट। मार्केट में बिकॉज द GDP पर कैपिटा इज़ गोइंग अप, GDP ग्रोथ इज़ हैपनिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रेरा, डीमोनेटाइजेशन, बेटर रेगुलेशन, उसके कारण आज की डेट में द कॉन्फिडेंस कंज्यूमर में आ गया है कि अगर मैं प्रोजेक्ट बुक करूंगा तो मेरे को पोजीशन मिल जाएगा, विच वॉज नॉट द सिनेरियो 10 years बैक। और नहीं मिलेगा तो रेरा संभाल लेगा, तो संभाल लेगा या कुछ पेनल्टी होगी। तो एक फियर ऑफ द लॉ जिसे बोलते हैं, फियर ऑफ द लॉ है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग फैक्टर इन ब्रिंगिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। टू योर पॉइंट कि सब तरफ देखते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं दिखता है और प्रीमियम घर ही दिखते हैं, वो क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो हेडलाइंस के थ्रू देख रहे हैं। एंड आई थिंक आपके जैसे जो शो है आज अगर आप किसी भी इंटरनेट वेबसाइट पे जाते हैं, जो रियल एस्टेट के 5-6 वेबसाइट्स हैं, अगर आप उसमें बोले कि मेरे को 50 लाख से कम का घर, ऑप्शंस आर डेफिनेटली देयर। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ एम्पल, देयर इज़ इनफ एंड मोर दैट नीड्स टू बी डन एंड आई थिंक इट इज़ रोल ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड द डेवलपर वर्ल्ड which has to bring private capital in this segment to do real estate development like a manufacturing exercise rather than just trying to do it like a real estate business। जिस दिन एंड अब वो हो रहा है, हम छोटे छोटे ग्रीन शूट्स देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी में, डिफरेंट सिटीज़ में, जहाँ पर डेवलपर्स बोल रहे हैं कि लैंड मेरे लिए रॉ मटेरियल है, मैं लैंड खरीदूंगा, उसमें बनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा and move it like how you would do a factory and the government is obviously talking about doing affordable housing। rural housing के ऊपर बहुत काम हुआ है, urban housing के ऊपर काम और हो सकता है and I don't know अगर आपने नोटिस किया हो, अब की बार वो बजट में the finance minister had mentioned that they want to set up 2 crore urban affordable homes। अगर हम जो आदमी और फैमिली सिटी आते हैं, अगर हम उनको ढंग का आवास नहीं दे सकते हैं, then I think somewhere as a economy we are failing because it will create whole lot of other social issues। So do you see this happening? No, in fact on the contrary, I think the fact that we are looking at getting this sorted will sort this out and आपने जैसे पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग, प्रोफेशनल हाउसिंग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। क्या ये इनफ है? इन अ ग्रोइंग कंट्री लाइक इंडिया देयर इज नथिंग विच इज़ इनफ, बट आर द एफर्ट्स बीइंग मेड? आई थिंक सीरियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड बोथ at policy level as well as at the industry level। Since we have a time crunch, my last question to you would be, in the past 5 to 10 years, have you seen a sudden change in the trend? Like पहले के टाइम में होता था, we could see people in their 40s, late 40s, 50s buying a home, but since loans आसानी से मिल जाते हैं, there is ease of purchasing home, everything is so simple now, have you ever seen के 20s and 30s वाले भी लोग अब आसानी से घर खरीद पा रहे हैं? So is there a change that you have seen or is just a myth? No, it's 100% a change। The average age of a home buyer
has gone down from 45 to 36 today in India. And 2/3 of India's population is below the age of 35. That means 2/3 of our population has not yet bought a home. And that means with GDP per capita going up, so many people will not only be eligible from a demographic perspective to buy, they will also be able to buy it because the GDP per capita is going up and they'll be able to afford it. So I think market potential बहुत बड़ा है and ये market potential में we see कि this average age will go down from 36 to probably late 20s because everybody will look at real estate not only for investment but also for an emotional security perspective. सो इज देयर एवरेज अमाउंट, जैसे एक एवरेज एज है होम बायर्स की, वैसे एवरेज अमाउंट भी होगा कॉस्ट ऑफ द होम? So cost of a home generally they say in the top 7 cities is about 90 lakhs. But in the top 500 cities, like a lot of other things, I think data is very skewed. वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर. Thank you.